जय हिंद। मैं आप सभी को अपनी तरफ से बहुत सारी सकारात्मक ऊर्जा भेजती हूँ ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे और आपने जो भी अपनी जिंदगी के टारगेट डिसाइड किए हैं उसमें अल्लाह आपकी मदद करे और आप कामयाब हो। अच्छी नीयत के साथ अच्छे काम को करने में अपनी डीड बैंक्स में आप बहुत सारी नेकियां भरते जाएं ताकि आपके ज़ईफ़ी में और आगे चल के वो आपकी अच्छाई आपके सामने उतरे और आपके काम आए। शुरू करती हूँ मैं आपका आज का एपिसोड नंबर 21 आदाब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन। मेरी किताब मैं पढ़ रही हूँ अपने सारे उन व्यूवर्स के लिए जिनको इंग्लिश समझ में नहीं आती, और ये किताब फुल ऑफ लाइफ स्किल्स है मैरिटल कपल्स के लिए और उनके लिए जो डेली गोल्स बनाते हैं और उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, और किसी तरह से अगर उनकी टाइम मैनेजमेंट उसमें हिंड्रेंस है तो किस तरह से वो बहुत सारी चीजों को ओवरकम करके अपने टारगेट्स को कंप्लीट कर सकते हैं फैमिली लाइफ में। और मैं नाजिया हसन, अब नाजिया मेहदी इमाम, टीचर कम ऑथर, आपके लिए लेकर आई हूं एपिसोड नंबर 21, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह से वरीशा और हैदर न्यूली वेडेड कपल अपनी लाइफ में प्रोफेशनल गोल्स में इस तरह से बिजी हो गए कि उनको खुद के लिए टाइम कैसे मैनेजमेंट करना था। तो आज का स्पेशल एपिसोड इन सब बातों के लिए कि शादी और प्रोफेशन को बैलेंस करने की शुरुआत कैसे की जाती है। शुरू करती हूँ। वरीशा और हैदर अपनी अपनी जॉब में इस तरह से मशगूल हो गए कि 8 से 10 घंटे जॉब करने के बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था कि होम मेकर्स की जो ड्यूटी है वो कैसे की जाए अब, क्योंकि अब प्रोफेशनल लाइफ जिन जिन भी वेडेड कपल की होती है वैसे कपल के बीच में प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली लाइफ का बैलेंस करना दोनों की जिम्मेदारी होती है। ये इस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी पैकेज कितनी है। जिसकी जितनी ज्यादा हाई सैलरी पैकेज होगी वो उतनी ज्यादा अपनी कंपनी को टाइम और एफर्ट लगाएगा, जिसकी वजह से होम मेकर वाली जो ड्यूटी होती है कपल्स की उसमें थोड़ा ऊंच नीच हो जाती है। अब होम मेकर्स का जो कॉन्सेप्ट है हमारे कंट्री में मैक्सिमम लोगों को यही पता है कि होम मेकर सिर्फ फीमेल्स होती हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि बदलते हुए समाज में, जो समाज मैं देख रही हूँ कॉस्मोपॉलिटन सिटी पुणे, बड़ी बड़ी सिटीज में, वैसे समाज में होम मेकर सिर्फ हस्बैंड नहीं होता, वाइफ और हस्बैंड दोनों ही होम मेकर होते हैं। और पहले के कॉन्सेप्ट में भी जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा इस पे क्वेश्चन पूछा करती थी कि होम मेकर उस टाइम तो हाउस वाइफ कहा जाता था, तो मैं हमेशा पूछती थी कि क्या मेरी अम्मी की शादी घर से हुई है जो अम्मी को हाउस वाइफ कहा जाता है, वो तो पापा की वाइफ है ना। तो इस तरह की क्वेरी और इंक्विजिटिव माइंड ने मुझे लीड किया इन सारी चीजों के बारे में पता लगाने के लिए, और फिर मैंने किताब में लिखकर आपके लिए, मैं इस सारे रिसर्च करने के बाद ये किताब मैंने लिखी है, जिसमें मैंने रेफरेंस में सारा कुछ लिखा हुआ है, कहाँ कहाँ से मैंने कौन कौन सी वेबसाइट से कौन कौन सा आर्टिकल पढ़ने के बाद और कौन सी किताब पढ़ने के बाद इसे लिखा है। इसमें 35 रेफरेंसेस हैं जिसके थ्रू गुजरने के बाद मैंने 20% कहते हैं जब बुक राइटिंग होती है तो 80% ऑथर का कंटेंट खुद होना चाहिए, 20% प्लेजरिज्म चलता है। तो प्लेजरिज्म जो है वो 20% ही है, इसमें ज्यादा नहीं है। उन फैक्ट्स के बेसिस पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से चीजें आसान की जा सकती हैं। थोड़ी सी सोच अगर हम बदलते समाज के हिसाब से एक्सेप्ट कर ले तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आया कि होम मेकर हस्बैंड और वाइफ दोनों होते हैं। घर एक बंदा नहीं चलाता, नहीं तो हस्बैंड अपनी पूरी सैलरी से अकेले सिर्फ घर चला सकता है, और ना ही बीवी अपने फिजिकल लेबर और जो भी वो क्रिएटिविटी वगैरह अपने जिंदगी में उतारने के लिए, अपने घर को खूबसूरत बनाने के लिए लगाती है, वो बिना पैसे के अगर वो करेगी तो भी पॉसिबल नहीं है। तो दोनों भी होम मेकर होते हैं। अगर एक बंदा पैसा कमा करके घर को बना रहा है तो दूसरा अपनी सारी मेहनत, अपनी जितने घंटे वो ऑफिस में लगाता है उतने घंटे वो घर में लगाकर अपना घर बना रही होती है। तो दोनों ही होम मेकर है। इस नए कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया हुआ है ऑलरेडी, मैं सिर्फ आप लोगों तक पहुंचा रही हूं ताकि दोनों को एक इतनी इंपॉर्टेंस मिले मैरिटल लाइफ में कि आने वाली जनरेशन मैरिज की इंपॉर्टेंस सच में समझे। तो इस तरह से
से दोनों जब बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं तो बहुत वेल प्लान्ड उन्होंने अपना वीकेंड किया। पहला वीकेंड उन्होंने कपल स्पेशल रखा, जिसमें सिर्फ हैदर और वरीशा एक दूसरे के टाइम पूरा दिन, पूरा 24 घंटा जो होता है उसको उन्होंने डिवाइड किया था कि किस तरह से क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, किस तरह से मिलकर कुछ प्लानिंग करनी है, किस तरह से अगले बाकी वीकेंड की सब कुछ करना है, किस तरह से एक दूसरे के बालों में मसाज, हेड में मसाज करनी है, किस तरह से पेडिक्योर करना है एक दूसरे का। इस तरह की केयर के जेस्चर के साथ उन्होंने कपल स्पेशल वीकेंड जो था, फर्स्ट वीकेंड, वो अपने खुद के रिश्ते को डेडिकेट किया। दूसरा वीकेंड जो था उन्होंने फ्रेंड्स गैदरिंग के लिए रखा, और ये फ्रेंड गैदरिंग ऐसी होती थी कि जो इनके 4-5 फ्रेंड्स थे वो सब रोटेशन बेसिस पे इस वीकेंड को लेते थे। जैसे सेकेंड वीकेंड उन सब ने डिसाइड किया था फ्रेंड्स वीकेंड, तो अगर फर्स्ट सेकेंड वीकेंड को हैदर और वरीशा ने अपने यहाँ गेट टुगेदर रखा, तो अगले महीने के सेकेंड वीकेंड को उनके किसी और फ्रेंड ने रखा अपने यहाँ। तो इस तरह से एक वीकेंड रिजुवनेट करने के लिए अपनी माइंड एंड सोल को, दूसरा वीकेंड सोशल स्किल्स रिटेन रखने के लिए अपने अंदर, तीसरा वीकेंड उन्होंने रखा था फैमिली मीट्स के लिए, फैमिली रिलेटिव्स जो रहते हैं हमारे शहर में उन लोगों के लिए, या कोई महफिल हो, या कोई मजलिस रखनी हो, या कोई ज्वाइंट सेलिब्रेशन हो। जैसे कि हम साल भर, तो अब देखिए सारे लोग अलग अलग शहर में जॉब करते हैं, मैक्सिमम लोग जॉब अपॉर्चुनिटी की वजह से। तो अगर हम जा नहीं पाते कहीं पे और हमने सेलिब्रेशन सारा मिस कर दिया साल भर का, तो वो लोग क्या करते थे, थर्ड वीकेंड को उन्होंने जॉइंट सेलिब्रेशन रखा था। जितने भी सेलिब्रेशन मिस हुए महीने में, वो सारे बिलेटेड या प्रीपोन्ड सेलिब्रेशन वो कर लिया करते थे उस दिन। लंच पूल कर लेते थे। ओल्ड मेंबर्स जो फैमिली के होते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली के जो साथ में रहते हैं एक ही शहर में, उन लोगों की कोई खिदमत करनी है, उनको उनके पसंद का खाना बना के खिलाना हो, या उनसे बहुत अच्छी बातें करनी हो। कहते हैं बुजुर्गों के साथ बैठ करके बातें करना भी एक ड्यूटी होती है। तो ये वीकेंड उन्होंने इन सब चीजों को दिया था, और इस तरह से उन्होंने अपने जिंदगी का जो सारा ये वीकेंड था उसको ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ था। फोर्थ वीकेंड जो है उन्होंने ऐसे फ्री छोड़ा था, कुछ इमरजेंसी आ गया या कुछ और चीजें आ गई जिसको कहीं एडजस्ट करना हो तो करेंगे। और ऑफिस वर्क भी वीकेंड पे जो मिलता है, अगर उसका वर्कलोड बहुत ज्यादा है तो वहां पे स्प्लिट कर लेंगे कि एक वीकेंड हम ऑफिस को भी कुछ काम के लिए 4 घंटे का देंगे, ताकि सारी चीजें अच्छे से बैलेंस हो सके और हमारे अंदर सोशल स्किल, इमोशनल स्किल भी साथ में रिटेन करती रहे। ग्रो तो करती गई होती है ब्रिंगिंग के जमाने तक, लेकिन रिटेन करने के लिए भी उसको प्रैक्टिस में रखना जरूरी होता है। तो ये सब चीजें उन्होंने अरेंज की थी टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से। और उनके माँ बाप ये जानते थे कि जो न्यूली वेडेड कपल होते हैं उनको जिंदगी का, उनकी मैरिटल लाइफ का पहला 5 साल बिल्कुल सुकून के साथ उनको एक दूसरे को समझने के लिए और वक्त देने के लिए छोड़ देना चाहिए। तो उन लोगों ने, दोनों घर के पेरेंट्स ने उन लोगों को ये इन 5 सालों में किसी भी तरह की अपने तरफ से कोई भी बंदिश नहीं लगाई, कुछ भी नहीं उनको कहा। और चूंकि वो इन चीजों को मिस कर चुके थे अपनी लाइफ में, 5 साल जो क्वालिटी टाइम हस्बैंड वाइफ का होता है वो पूरा का पूरा उनको नहीं मिल पाया था उनके स्ट्रगलिंग लाइफ की वजह से। तो वो जानते थे कि इसके कितने साइड इफेक्ट्स रिलेशन पे पड़ते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि ये चीज उनके बच्चों की जिंदगी में दोहराई जाए। कहते हैं ना, जब हम कोई सोशल प्रॉब्लम खुद फेस कर चुके होते हैं तो हम नहीं चाहते कि हमारा बच्चा वो फेस करे, और इस तरह से सोशल इंप्रूवमेंट समाज में आती है। तो ये जो एजुकेटेड पेरेंट्स थे, इन्होंने स्टेप लिया कि जो चीजें हम लोगों ने फेस की हैं, जो हमें खराब लगी, वो हम अपने बच्चों को नहीं फेस करने देंगे, कम से कम अपनी फैमिली में तो नहीं करने देंगे। और इसलिए उन लोगों ने वो 5 साल का टाइम बिल्कुल उनके लिए क्वालिटी टाइम छोड़ के रखा हुआ था। और इस तरह से उनकी मैरिटल लाइफ का जो सुकून था, जिसे कहते हैं पिलर्स, फाउंडेशन पिलर्स जो है 5 साल तक, वो बहुत अच्छे से बनाने में वो लोग पेरेंट्स जो है वो भी मदद कर रहे थे।
वो जानते थे एज एक्सपीरियंस्ड पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड लेक्चरर्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनको पता था कि किस तरह से जब हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं बन पाता और दोनों घर के पेरेंट्स की वजह से अगर खराब हुआ तो और ज्यादा तकलीफ होती है कपल्स को। तो उन्होंने और बहुत सारे सोशल रिसर्च में उन्होंने ये भी पढ़ा था कि डिसेबिलिटी जो बच्चों में आती है उसका मेन कॉज बहुत सारे केसेस में डिप्रेशन होता है। अगर वुड बी मदर डिप्रेशन में है तो होने वाले बच्चे में डिसेबिलिटी आ जाती है। तो वो नहीं चाहते थे कि जब इनकी बहू या इनकी बेटी माँ बने तो उसकी जिंदगी में ऐसे कुछ अटके हुए से थॉट हो जिसकी वजह से बच्चे पे किसी तरह का असर पड़े आगे चल के। उन्होंने ये भी पढ़ रखा था कि सुसाइड जो होती है वो डेथ की लीडिंग कॉज होती है 15 से लेके 29 साल के उम्र के लोगों पे। उन्होंने रिसर्च, सोशल रिसर्च पे आप गूगल पे भी रिसर्च करेंगे तो आपको ये फैक्ट मिल जाएगा। तो ये सब चीजें उन लोगों ने समझ रखी थी और बहुत सारी कंट्रीज में प्रोग्रेस होने के बावजूद जो सोशल फील्ड में मेंटल हेल्थ कंडीशन है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन राइट वायलेशन में अपना रोल अदा कर रही है। तो डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ कंडीशन, ये दोनों रीजन बहुत सारे सोशल क्राइम और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के मेन रीजन है। उन्होंने ये भी पढ़ रखा था कि डिस्क्रिमिनेशन और स्टिग्मा लोगों की जिंदगी को खराब कर रहा है। बिसाइड्स प्रोग्रेस, फाइनेंशियल प्रोग्रेस होने के बावजूद, उनकी फिजिकल मेंटल कंडीशन ठीक होने के बावजूद जो डिस्क्रिमिनेशन हम करते हैं बेटा और बेटी में, लड़का और लड़की में, अमीर और गरीब में, गोरे और काले में, ये इस तरह का जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो, और स्टिग्मा, बहुत बड़ा जो सदमा लगा होता है बच्चों को, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सोशल क्राइम में हेल्पफुल हो रही हैं और वो ह्यूमन राइट्स को वायलेशन कर रही हैं। 2019 में WHO ने लॉन्च किया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने लॉन्च किया है WHO स्पेशल इनिशिएटिव फॉर मेंटल हेल्थ 2019 से 2023 के ड्यूरेशन के लिए था और इनका कैंपेन है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज फॉर मेंटल हेल्थ। क्यों? वो इंश्योर करना चाहते हैं एक क्वालिटी और अफोर्डेबल केयर मेंटल हेल्थ कंडीशन प्रोवाइड करके 12 प्रायोरिटी कंट्रीज में 100 मिलियन लोगों के लिए ये काम कर रहे हैं। तो जो काम WHO इंटरनेशनल लेवल पे कर रही है वो काम ये पेरेंट्स अपने फैमिली लेवल पे करने की शुरुआत कर चुके थे। क्यों? क्योंकि इनको पता था और ये एक्सपीरियंस्ड थे, ये जानते थे कि किस तरह से इन सब छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी शिकायतें, छोटे छोटे ताने बच्चों की जिंदगी को खराब करते हैं। तो बहुत ही समझदारी से ये लोग काम कर रहे थे और बच्चों को दुआएं भेज रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में ये रिसर्च मैंने बहुत सारी वेबसाइट से किया है, उसका लिंक मैंने अपने रेफरेंस में शेयर किया है, मैं आपको बताती हूँ। हर कंट्री बहुत प्रोग्रेस कर रही है, फाइनेंशियली भी कर रही है, रिलीजियसली भी कर रही है और सोशली भी कर रही है। लेकिन जो कंट्री, जिस कंट्री के किसी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम्स है उसको यहाँ पे डील किया गया है ताकि उन प्रॉब्लम से निकलने के सॉल्यूशन इस बुक में आपको दिए जा सके। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की गई है कि ऑस्ट्रेलिया में हर साल 50,000 बच्चे 18 साल के जो होते हैं वो फेस करते हैं अपने पेरेंट्स का डाइवोर्स। जब वो 18 साल की उम्र में आते हैं तो उनके पेरेंट्स डाइवोर्स ले रहे होते हैं और सेपरेटेड पेरेंट्स के साथ बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाती है बच्चे के लिए कि 18 साल तक जब माँ बाप के साथ मैंने शेयर की है बॉन्डिंग, अब दोनों अलग हो रहे हैं तो वो बॉन्डिंग कैसे वो बच्चा करेगा अलग अलग छत के नीचे। तो बच्चा ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। Approximately 45% of marriage still ends in divorce in the USA. चूंकि मैं ग्लोबल लेवल पे अपने स्टूडेंट्स के लिए ये किताब मैंने लिखी है और मैं नहीं चाहती कि किसी भी लेवल पे, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे बच्चे बुजुर्गों की गलतियों को भुगतें।
और यहाँ पे 45% शादियां जो है वो डाइवोर्स में बदल रही हैं, और 1.36 मिलियन लोग इंडिया में भी डाइवोर्स के शिकार हो रहे हैं। बहुत सारे जो डाइवोर्स हो रहे हैं, जो तलाक जिसे हम कहते हैं, वो हो रहे हैं, वो अर्बन एरियाज में हो रहे हैं, सिटी के एरिया में, क्योंकि सिटी की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है टाउन और विलेज से। यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा होता है, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई होती है, यहाँ पे आपको हर चीज एक्सपेंसिव होती है, मेडिकल एक्सपेंस से लेके कुरियर चार्जेस से लेके सब कुछ बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। इवन आप डोमेस्टिक हेल्पर्स भी अगर सिटीज में ढूंढेंगे तो उनकी सैलरी टाउन और रूरल एरिया से ज्यादा होती है। तो जो स्ट्रगल लेवल होता है वो बड़े सिटीज में रहने वाले लोगों का कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। इसलिए मैंने यहाँ पे मेनली मुंबई को सिटी बना करके ये कहानी लिखी है और इसके इर्द गिर्द घुमाई है, ताकि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट करके ये कपल्स बहुत खुश रहें। और मेरी दुआ है कि हर कपल बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ खुश रहें, ताकि उनके जो बच्चे हों घर में वो मोहब्बत के साथ पले बढ़े। बहुत जरूरी है बच्चों के कॉन्फिडेंस के लिए, बच्चों के ग्रूमिंग के लिए और बच्चों की तरक्की के लिए, और आने वाले वक्त में उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनका सामना करने के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि बच्चा एक मोहब्बत भरे एनवायरनमेंट में बड़ा हो। उससे उसका कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्टअप होता है, हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ता बच्चे के लिए फिर। और फिर वो बच्चा लाइफ में बहुत कुछ करता है, सिर्फ अपने माँ बाप की मोहब्बत से सीखे गए लम्हों को पास रख के उसकी स्ट्रेंथ होती है ये सारी चीजें। तो ये जो डिफिकल्ट सिचुएशन और बहुत सारा टाइप का टॉर्चर हो रहा है डिफरेंस ऑफ थॉट्स की वजह से, मैं कभी भी ये इस बात को, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि खुद को जानने में ही पूरी जिंदगी गुजर जाती है, तो हम कभी ये दावा नहीं कर सकते कि हम सामने वाले को 100% जानते हैं कि उसका नेचर क्या है, उसने ये किया होगा, उसने वो किया होगा। जो पीपल जस्टिस वाला रोल है उससे मैं थोड़ा बचने की कोशिश करती हूँ और अपने बिहेवियर को रियलाइज करने की पहले कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे जो है जो थॉट्स का डिफरेंस होता है यही मेन वजह बन जाती है तलाक की बहुत। और मैं आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा फैक्ट शेयर करूंगी, बीइंग अ टीचर ऑफ 10 years टीचिंग इन सीबीएसई बोर्ड स्कूल, और ऐसा सीबीएसई बोर्ड स्कूल जहां पे इंडिया के कोने कोने से बच्चे आते हैं, साउथ इंडिया से भी, नॉर्थ इंडिया से भी, सेंट्रल इंडिया से भी, ईस्ट इंडिया से भी, वेस्ट इंडिया से भी, नॉर्थ ईस्ट से भी, साउथ ईस्ट से भी, तो हर डायरेक्शन के हर स्टेट के बच्चे आते हैं। जब हम बड़े शहर में रहते हैं तो हमें एज अ टीचर ये प्रिविलेज मिलता है कि हम उन बच्चों से इंटरेक्ट कर पाए, और उन बच्चों को देखने के बाद और माइन्यूटली ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक चीज फैक्ट पता लगाई है। आप भी अगर लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको भी पता चलेगा कि ये बात बिल्कुल सही है कि अल्लाह ने एक इंसान के जैसा हूबहू फेस में बनाया होगा, मैं फेस में नहीं बोल रही हूं, लेकिन उसका नेचर, उसका काम करने का तरीका, उसकी हैबिट, उसके रिएक्ट करने का तरीका, उसकी चीजें, उसकी पसंद, उसकी नापसंद, कभी भी आपको एक जैसा इंसान दूसरा नहीं मिलेगा। और ये मैंने बिल्कुल रॉ स्टूडेंट्स पे ऑब्जर्वेशन करके, लाइव ऑब्जर्वेशन करके मैं आपको ये बता रही हूँ। ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है मेरा कि नहीं होते हैं एक जैसे दूसरे इंसान। तो डिफरेंस ऑफ थॉट जो मेनली आता है शादी के बाद रिश्तों में, उसको किस तरह एक्सेप्ट किया जाए, किस हद तक एडजस्ट किया जाए और किस हद तक हमें नई चीजें सीख लेनी चाहिए रिश्ते को बरकरार रखने के लिए, इन मोटो पे ये बुक मेन फोकस करती है। और यहाँ पे ये बुक हेल्प करेगी उन सारे मैरिटल कपल्स को जो जूझ रहे हैं अपनी शादी के रिश्ते में और समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ पर क्या कमी हो गई।
मैक्सिमम चीजें मैंने कवर की हैं। अगर कुछ छूट जाएगा तो मेरी अगली बुक आएगी इंशाल्लाह, और उसके बाद मैं ऑनलाइन वेबिनार्स भी लूंगी। तो मैं जो न्यूली वेडेड कपल होंगे उनको मैं गाइड कर सकती हूँ उनकी क्वेरी के साथ, क्योंकि जब हम ये चीजें अपने पेरेंट्स से गाइड करने के लिए जाते हैं, अगर मैं कहूँ अपनी माँ को जाके कि मेरे शौहर में ये खराबियां हैं, मुझसे नहीं रहा जाता उसके साथ, तो मेरी माँ क्या कहेंगी? मेरी माँ ने बचपन से मुझे देखा है, तो उनका जो जस्टिस होगा वो मेरे लिए होगा। वो मेरे शौहर को नहीं जानती हैं, वो बचपन से उनके साथ रही नहीं है, उनकी एक एक चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया है, और वो मुझसे ज्यादा अटैच होंगी, तो मेरे लिए उनका फेवरेबल स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये सब चीजें तो ठीक नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, तुम इतना कर रही हो, तो वो उनको समझना चाहिए, इस तरह का स्टेटमेंट आएगा। कॉमनली मैंने यही देखा है। मैंने अपनी माँ से कभी इस तरह का डिस्कशन नहीं किया, लेकिन मैंने देखा है लोगों को इस तरह से डिस्कस करते हुए और इस तरह से जजमेंट देते हुए। और अगर मेरे शौहर ने मेरी बुराइयां की 10-5 अपनी माँ से, तो वो भी जो जजमेंट देंगी वो अपने बेटे के फेवर में देंगी। ये ह्यूमन नेचर होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बचपन से अपने बेटे को देखा हुआ होता है, तो उनको लगता है मेरा बेटा ज्यादा अच्छा है, और मुझे तो देखा नहीं है बचपन से उन्होंने, तो बायसनेस आती है, ये हिस्ट्री में पढ़ाया जाता है, तो बायस्ड जजमेंट आ जाता है। तो दोनों घर के पेरेंट्स को इन सब मामलों में इंक्लूड करना ही नहीं है। करना क्या है, बच्चों को इस कदर एजुकेट करना है कि वो खुद समझ पाए कि यहाँ पे मैं गलत जा रहा हूँ, और अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या करना है मैं अपने अगली किताब में आपको बताऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ पे डिस्कस कर देती हूँ थोड़ी सी और चीजें और खत्म करूंगी, क्योंकि 21 मिनट्स हो गए हैं। डिफरेंस ऑफ थॉट्स जो होते हैं वो ही मेन रीजन बन रहे हैं इंक्रीजिंग रेट ऑफ डाइवोर्स के अराउंड द ग्लोब। और ये जो डिफरेंस ऑफ थॉट्स है कि मेल डोमिनेटिंग फैमिली होनी चाहिए, क्योंकि मेल पैसा कमा रहा है तो सारे डिसीजन उसी के होने चाहिए, बाकी लोग सब फॉलोवर्स होने चाहिए, क्योंकि पैसे से ही जिंदगी चलती है। इसलिए मेल जो भी करे, जो भी जिस भी तरह का बिहेवियर करे, वो औरत को सहना चाहिए और बच्चों को भी सहना चाहिए। इन सब चीज जो स्टीरियोटाइप्स हैं, इनको किस तरह से इनका जो बादल है स्टीरियोटाइप्स का, इनको अपने सामने से हटाना है, तब हमें अच्छी चीजें दिखाई देंगी। क्योंकि ये स्टीरियोटाइप्स जनरेशन बाय जनरेशन क्रिएट किए गए सोसाइटी में, बड़े गाढ़े हो गए हैं, ये इनको हटाना भी बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे है कि अगर हम इस तरह के स्टीरियोटाइप्स जो पास्ट में क्रिएट किए गए थे और जिसे हम आइकन मान के चल रहे हैं, वो रीजन बनते हैं डोमेस्टिक वायलेंस का, और इसका असर होता है फिजिकली, मेंटली, दोनों पे, कपल्स पे, या जिसके ऊपर इस तरह का प्रेशर बन रहा है मैरिटल लाइफ में, उसके ऊपर असर होता है, और डायरेक्टली ये असर बच्चों के ऊपर होता है। तो बच्चे होते हैं वो हमारे वुड बी जनरेशन होते हैं, वो हमारे देश को संभालेंगे, वो दुनिया को संभालेंगे, हमारे रोल में जब आएंगे, तो उनका बेस कैसा बनना चाहिए वो बहुत हद तक डिपेंड करता है कि हम माँ बाप का मैरिटल रिलेशन कैसा है, मोहब्बती है, प्रेशराइज्ड है, कंट्रोल्ड है, या जजमेंटल है, बायस्ड है। ये सब चीजें जो स्टीरियोटाइप क्रिएट कर दी गई हैं पिछले कई जनरेशंस के थ्रू अराउंड द वर्ल्ड, इन स्टीरियोटाइप को अब हमें थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। एंड वी नीड टू क्रिएट न्यू स्टीरियोटाइप्स फॉर गुडविल, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। जुड़े रहिए मुझसे जानने के लिए और भी ज्यादा फैक्ट। मैं यहीं पे रुकूंगी और कल कंटिन्यू करती हूँ एपिसोड नंबर 22 में। तब तक जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।